निर्माण में तो महिला पुरुष का एक एक वोट की गिनती हो। हम बता दें कि हमारे जो गांव में बसने वाले जो लोग हैं उनको ज्ञान नहीं है, उसको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज ऐसे एक शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो हम सीधा जोड़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। क्या करना है कि सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है अनियंत्रित है, उनका बात नहीं मानते। तो अब बात अगर सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी अगर अनियंत्रित है तो संवैधानिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका वर्ग है वो अगर नियंत्रित है तो इसका मतलब व्यवस्थापिका फेल है। तो सीधा सीधी आप एक सरकार का घटक है और आप खुद अपने सरकार के बारे में उंगली उठा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नहीं मानता है, अनियंत्रित है। तो ये तो गंभीर विषय है ना। इस विषय पर, इस मसले पर तो विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी बात उठाना चाहिए, सदन में इस पर चर्चा करवाना चाहिए कि भाई इस तरह की बात है। और दीपिका पांडे जी को भी ये साक्ष्य के रूप में रखना चाहिए पटल पर कि आखिर कौन वो ब्यूरोक्रेसी पदाधिकारी, कौन वो आईएएस है, कौन वो आईपीएस है जिनके द्वारा इस तरह का जो है सो गलत काम किया जा रहा है, जिसका मैसेज जनता में गलत जा रही है। तो उसको भी चिन्हित करना चाहिए ताकि राज्य सरकार उस पर कार्रवाई करे। ये तो जनता को भी पता चल जाना चाहिए ना। तो ये दीपिका पांडे जी को भी करना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। जब से हेमंत सरकार बनी है, धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर के सरकार घिरती नजर आती है। आज भी टेट पास सहायक शिक्षक, पंचायत सचिवालय, स्वयंसेवक संघ धरने पर बैठे हुए उनको गुमराह ब्यूरोक्रेसी कर रही है। एक तरफ बोलती है कि सरकार अनुमोदन कर रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उसे होने नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं सरकार अनेक मुद्दों से घिरती नजर आ रही है। उस स्थिति में सरकार का विकास, जो झारखंड का विकास होना चाहिए, उसी इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। आपके नजर में झारखंड किस स्थान पे है? देखिए ऐसा है, आपको तो मैं साफ साफ बता दूं, प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है ये जनता के वोट पर है। और जो लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी एक वोट का अधिकार रखते हैं, वो भी एक वोट देती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई धरना प्रदर्शन इस राज्य के अंदर हो रही है, धरना प्रदर्शन करना ये तो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बात क्या है कि जो संस्था या जो समाज के लोग जिस धरना प्रदर्शन को करके सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का काम कर रहे हैं, मेरा मानना है कि सरकार को उनकी मांगों पर त्वरित विचार करना चाहिए और उस पर वार्ता कराना चाहिए। यदि वार्ता हो जाती तो इतने लंबे समय तक धरना करने का क्या जरूरत था। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि राज्य मंत्रिमंडल के लोग जो ब्यूरोक्रेसी का नियंत्रक हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या हिम्मत है, कार्यपालिका तो उनके द्वारा बनाए गए विधेयक और बिल और उनके द्वारा नीति निर्धारण किए गए उसका पालन करती है। तो राज्य सरकार का गाइडलाइन यदि ब्यूरोक्रेसी के लोगों को बढ़िया मिले और अगर ब्यूरोक्रेसी के लोग उस गाइडलाइन का पालन नहीं करें तो हमको लगता है उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहिए, निश्चित रूप से काम होगा। अब इस समन्वय स्थापित ब्यूरोक्रेसी और राज्य सरकार के बीच कैसे हो रहा है ये तो दीपिका पांडे जी बता रहे हैं। अब इसमें हमको कुछ कहने का जरूरत नहीं। झारखंड का बने हुए लमसम 23 साल हो गए और जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड एक प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा राज्य है, फिर भी यहाँ की जनता गरीब और लाचार नजर आते हैं। क्या लगता है राजनीतिक पार्टियां इसका किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि झारखंड प्रदेश जो है एकीकृत बिहार से अलग हुआ 23 साल हो गए। जब यहाँ से लोग विधायक बन के जाते थे, जब बिहार विधानसभा में मेंबर हुआ करते थे तो बहुत बात उठता था कि झारखंड से जो 81 सीट से जो चुनाव जीत के जा रहे हैं यहाँ के लोग मंत्री नहीं बनाए जाते हैं। तो जब राज्य मंत्रिमंडल में इस प्रदेश के लोग मंत्री नहीं बनाए जाते थे तो लोगों में एक धारणा थी कि जब इस क्षेत्र का ना कोई मंत्री होगा ना कोई संतरी होगा तो इस क्षेत्र का विकास की बात नहीं होगी। झारखंड आंदोलन तो जयपाल सिंह मुंडा के समय से शुरू हुआ, लेकिन तूल पकड़ा और विभिन्न राजनीतिक दलों के आंदोलन के बाद आखिरकार जो है झारखंड का अलग हुआ। तो झारखंड अलग होने के बाद तो जो झारखंडी जनमानस है, जो आम आवाम है, इस प्रदेश में बसने वाले लोग हैं, इनका क्रमशः विकास होना चाहिए।
आज आपको बता देते हैं कि भारत का जो 40% खर्च है झारखंड के खनिज संपदा से चल रहा है। तो झारखंड के खनिज संपदा से यदि 40% पूरे भारत का खर्चा चल रहा है तो इस राज्य के जनता जनार्दन का तो मान सम्मान और विकास का गारंटी होना ही चाहिए था। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं विधानसभा में जो विधेयक लाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं विधानसभा में जो नीतियां बनाई जा रही है, इसमें और इस नीति को लागू करने में जो लोग हैं वो जनता के, हमको लगता है, विरोध में काम कर रहे हैं। जनता के पक्ष के सवाल पर लोगों को खड़ा होना चाहिए। और यहाँ का जो झारखंड प्रदेश के जो खनिज संपदा है, जो उद्योग धंधे हैं, ऐसे तमाम उद्योग धंधे खनिज संपदा पर आकलन करके हमको लगता है कि झारखंड प्रदेश में बसने वाले आम आवाम का रोजी रोटी के सवाल पर, मान सम्मान के सवाल पर यदि नीति बनाई जाए तो कोई भूखे नहीं मरेगा। आपको तो यहाँ के पैसा से, यहाँ के संपत्ति से, यहाँ के खनिज से भारत का 40% खर्चा चल रहा है। और उस प्रदेश का हमको तो बहुत तकलीफ लगता है कि जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमने देखा मोरहाबादी के मैदान में, हमने देखा हरमू के मैदान में, हमने देखा पिस्का मोड़ के मैदान में, हमने देखा काका टोली में झारखंड की बहु बेटियां टिफिन लेके खड़ी रहती हैं। वो इंतजार करते रहती कि कौन आएगा, हमको गाड़ी में बैठा के कौन ले जाएगा। और हमने ये देखा कि 11 बजने के बाद आधे से अधिक महिलाएं टिफिन में जो डेली का अपना दोपहर का भोजन लेके जाती है उसको लेके घर में खाती हैं। हमने एक महिला को पूछा भी था कि भाई आज काम नहीं मिला? बोले सर काम नहीं मिला। क्या बोले? मेरे घर में मेरा बेटा बीमार है और अगर आज हम कमाते 400 रुपया तो अपना बेटा बीमार बेटा का इलाज कर लेते, लेकिन आज हमको काम नहीं मिला। तो ये जो स्थितियां झारखंड के अंदर बनी है, हमको लगता है झारखंड निर्माण के बाद भी यहाँ के जो जनमानस है उनका विकास नहीं हुआ। रोजगार और भ्रष्टाचार, घूसखोरी की बातें लमसम सारी पार्टियां करते हैं। अगर हम बात करें घूसखोरी की, भ्रष्टाचारी की, तो राज्य की मुखिया आज ईडी के घेरे में है। 5-7 बार उनको समन भेजा गया लेकिन जवाब नहीं दे पाए और अब वो समन समाप्त हो गया। कहीं न कहीं झारखंड सरकार इस विषय पर कहां जाकर के रुकी हुई है? देखिए, ये तो विधि संबंधी बात है और इस बिंदु पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अब वो ईडी, अब उनके पास क्या आरोप जो है सो इस राज्य के मुखिया के एगेंस्ट में है, इसका अवलोकन तो हमने नहीं किया। अब वो जो ईडी के उस विभाग के जो पदाधिकारी हैं उस बिंदु पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो आरोप के घेरे में हैं या नहीं हैं, इसका खुलासा भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। इस संबंध में अब ईडी विचार करे, इस संबंध में राज्य के मुखिया अपना समझे। कहीं जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर भी लगा हुआ है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यह कहना है कि हमारे न्यायालय में भी प्राथमिकी दर्ज होती है, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होते हैं, आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण होती है, तो विचारण के बाद यदि आदमी दोषी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम समझते हैं अभी ईडी का जो समन जारी हुआ अखबार के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, हम लोग तो सिर्फ ये जाने की जो है समन जारी हुआ है, लेकिन वस्तु स्थिति अब उस समन का क्या है इस संबंध में तो हमारे पास कोई नॉलेज है ही नहीं, इसलिए इस पर टीका टिप्पणी करना मेरा व्यक्तिगत अपना विचार ठीक नहीं रहेगा। इस बिंदु पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लास्ट सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं कि आप भागीदारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और झारखंड में दमखम उभरते हुए नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में आपकी भागीदारी पार्टी भी प्रभावित कर पाएगी जनता को? देखिए, निश्चित रूप से आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल से इस प्रदेश में भागीदारी पार्टी का संगठन का काम शुरू हुआ है और दिन प्रतिदिन भागीदारी पार्टी की ओर आम जनमानस का रुझान बढ़ता जा रहा है। और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देखिए, हमारा मानना है कि इस प्रजातांत्रिक देश में संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार और संविधान ने जो अधिकार जो हमको दिए हैं कि भाई एक वोट की राजनीति इस देश के अंदर बसने वाले तमाम आम आवाम के लिए है। तो मेरा मानना है कि देखिए, आज जो गैर बराबरी की राजनीति की जो झगड़े चल रहे हैं इस देश में, इसका सीधा मतलब है कि कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक दयनीय दशा बना हुआ है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जब तक राजनीति के क्षेत्र में
उस मास्टर चाबी पर उस दयनीय समाज के लोग काबिज नहीं होंगे तो उस समाज का जो बात है वो मुखर होकर विधानसभा लोकसभा में नहीं उठेगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था इस देश में शुरू होने के बाद इस देश में कुछ ऐसे जातीय हैं, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिनको राजनीति का अधिकार नहीं मिला। तो मेरी भागीदारी पार्टी और माननीय प्रेमचंद प्रजापति जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भागीदारी मंच बना के अपना विचार साझा किया और विचार साझा करने के बाद इन्होंने इस पार्टी को बाकायदा भारत सरकार निर्वाचन आयोग से मान्यता ली और अपने पूरे भारत वर्ष समेत अन्य प्रदेशों में, खास करके झारखंड प्रदेश में हम लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये कहने का काम शुरू किए हैं, चाहे वो नाई का बेटा हो, चाहे वो तेली का बेटा हो, चाहे वो कुम्हार का बेटा हो, चाहे वो रविदास का बेटा हो, चाहे वो हरिजन आदिवासी, किसी भी मेरा कहना है कि हर समुदाय से यदि उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए विधानसभा लोकसभा में चुनाव जीत कर भेजा जाए तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जाति पाति जो है वो मिटने लगेगा और समता मूलक समाज का निर्माण होगा। यदि समता मूलक समाज का निर्माण होगा तो समाज में झगड़ा क्यों होंगे। इसलिए भागीदारी पार्टी अपने मिशन पर इस प्रदेश के 24 जिला में अपना सांगठनिक विस्तार कर चुकी है और आने वाले दिनों में हम लोगों ने खुला ऐलान किया कि 14 लोकसभा सीटें हैं, हम विभिन्न जाति के लोगों को लोकसभा में प्रत्याशी बना के हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। राजनीति और संगठन और क्रांति एक दिन का चीज नहीं है, धीरे धीरे संगठन का विस्तार हो रहा है और हम समझते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में इस भागीदारी के सवाल पर झारखंड जनमानस हमारे साथ है और हमारी कार्रवाई बढ़ रही है और लोगों का भी झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मूल मुद्दे हैं। अभी आपको एक बात बताते हैं, आपके इस कैमरे के माध्यम से हम राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं और संदेश भी देना चाहते हैं आम आवाम को। आप देखे होंगे 2020 में जब कोरोना आ गई तो कोरोना आ गई उस समय गाड़ी घोड़े बंद हो गए, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का रेशियो कम हुआ तो गाड़ी मोटर चलना शुरू हुआ, लेकिन उस वाहन में जो 50 सवारी चलती थी उस 50 सवारी में 20 सवारी कर दी गई। नतीजा क्या हुआ, 100 रुपये डीजल लीटर के दाम पर बिक रही थी। उस समय जो भाड़े रांची से कोडरमा का 150 था उस भाड़ा को डबल कर दिया गया, 300 कर दिया गया। कोरोना खत्म हो गया, डीजल के दाम यथावत रह गया। अब डीजल के दाम यथावत, कोरोना खत्म हो गई, पूर्व के भांति बसों में ठसम ठस सवारी यात्रा कर रही है, लेकिन जो भाड़ा 150 से 300 हुआ था इस 300 पर राज्य सरकार गंभीर नहीं हुई, परिवहन विभाग गंभीर नहीं हुई। ये बड़ा सा सवाल है। तो ये जो मुद्दे हैं आने वाला समय में हमारा भागीदारी पार्टी, हम हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद कई जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके इस राज्य के मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षण हम लोगों ने कराया है और हम लोगों ने कहा कि दिसंबर तक यदि राज्य सरकार इस बिंदु पर गंभीर नहीं होती है और आचार संहिता नहीं होता है तो हम झारखंड बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन की सवाल है। दूसरी ज्वलंत मुद्दे आपको बताते हैं, आप देखे होंगे कि जब राज्य के अंदर कोई नई गाड़ियों का खरीद बिक्री होता है तो ऑनर बुक यानी रजिस्ट्रेशन के समय हम लोग जिला परिवहन पदाधिकारी के यहाँ 15 साल का एक मुफ्त टैक्स जो रोड टैक्स हम लोग दे देते हैं। आप देखिए कि झारखंड के अंदर आज जितने टोल टैक्स लग रहे हैं, अगर आप रांची से चले जाएं तिलैया, कोडरमा, तो आपको 5 से 7 टोल टैक्स मिलेंगे, यानी हर 40 किलोमीटर पर आपको एक टोल टैक्स लग रहा है। फास्टैग नहीं लगा है, टैक्स के नाम पर दुगुना वसूली हो रहा है, यानी आपको हजारों रुपए टैक्स देना होगा, आने के समय 1000 रुपए टैक्स देना होगा। यदि एक गाड़ी महीने में लगातार अगर रांची टू कोडरमा का जर्नी कर ले तो प्राइवेट वाहन में कम से कम 50 से 60 हजार रुपए आपको टैक्स देना होगा। तो बताइए कि 15 साल के लिए हम ऑलरेडी एक बार टैक्स देते हैं और फिर हमको महीना में अगर 50 से 60 हजार रुपए टैक्स देना पड़ा, हम समझते हैं जन विरोधी नीति है, यह जन विरोधी नीति है। कहीं न कहीं ऐसे सेक्टर से जनता का शोषण और दोहन हो रहा है। तो ऐसे जो नीतियां सरकार का, हमारी भागीदारी पार्टी आने वाला समय में इसका जोरदार विरोध करेगी, ताकि जनता जनार्दन का ये ज्वलंत मुद्दे हैं। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप राजनेता हैं और वकालत के क्षेत्र में भी अच्छा जानकार हैं,
तो झारखंड के या फिर हमारे सुन रहे हैं जितने भी झारखंड वासी हैं, देश लेवल पे जितने में महिलाएं हैं, उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार के नाम पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उन्हें शिक्षा सुरक्षा के नाम पर जो हम संदेश देते हैं, देखिए राज्य में महिला थाने बने हैं। महिला थाने में जो कारगर पदाधिकारी हैं, ऐसे महिला थाने के जो कारगर पदाधिकारी हैं, जैसे आज राज्य सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, तो मेरा मानना है कि राज्य सरकार के यहाँ एक ऐसे महिला पुलिस फोर्स का गठन करना चाहिए, जो महिला पुलिस फोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं शिविर लगा के महिलाओं को जागरूक करने का काम करे कि हम तुम्हारे साथ हैं। कहीं न कहीं अगर तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी होता है तो मेरे नंबर पर तुम निर्भीक होकर काम करो। इसलिए तो महिला थाना बनाया गया है। ये महिला सिक्योरिटी की बात आ गई। उसके साथ साथ अब रह गई शिक्षा की बात। तो मेरा मानना है कि इस राज्य के अंदर जो भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों में खास करके गरीब और मेधावी ऐसी बच्चियां जिसके अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता है, उसको राज्य सरकार 100% अनुदान पर उसका नामांकन करे, उनको शिक्षित करे और उनको जो है जागरूक करे और उसके मौलिक अधिकार का जो उसको पाठ पढ़ाए, ताकि संवैधानिक अधिकार को बचाया जा सके। और जब संविधान में महिलाओं का अधिकार दिया गया, उसको समाज के अंदर ठीक तरीके से लागू किया जा सके। यही मेरा जो है सो अपना संदेश है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे सवालों को बखूबी सुंदर तरीके से इन्होंने जवाब दिया और सरकार को घेरने की भी कोशिश किया कि जिस तरीके से साल में हम एक बार जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसका टैक्स जो है हम एक बार जमा करते हैं, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है जो हम महीनों हमें टैक्स लिया जाता है। क्योंकि दूसरा एक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत अच्छी बात इन्होंने संदेश दिया है कि सरकार को चाहिए, चाहे जिस राज्य की सरकार हो या जिस देश की सरकार हो, हमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमें गांव लेवल पर महिला चौकी का निर्माण करना चाहिए और उसे निर्भीक एक टोल फ्री नंबर हो जिस पर महिलाएं अपनी समस्याओं को रखने के लिए उस पर कॉल कर सके। और ऐसी सुविधा अगर हो जाए तो शायद महिलाओं की जो अत्याचार और बलात्कार और ऐसी घटनाएं असीम घट रही हैं, कहीं न कहीं लगाम लगने की एक कारगर विधि हो सकती है। इसी तरह से लगातार आप महिलाओं से और पुरुषों की समस्या, झारखंड राज्य की समस्याओं को सुनने, समझने और देखने के लिए लगातार बने रहे न्यूज 365 राजेश के साथ। नमस्कार।